Very good morning, good afternoon, or good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with a fresh new chapter. Right? See, this is SBIL class, and as I will always remind you that SBIL is divided into two parts. The first part is setting up a business, which is 60 marks, and part B is labor law, which is 40 marks. Right, students? So, in labor law part, this is the new chapter which we are going to start. That is the evaluation of labor legislation and need of labor code. Right? Labor legislation and need of labor code. So, why are we doing this chapter? What is the need of doing this chapter? Just a second. चलिए. So, why are we doing this chapter, students? पहला रीजन क्योंकि हमारी बुक में है, हमारे सिलेबस में है. और सिलेबस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे चैप्टर्स लेबर लॉ से रिलेटेड हैं, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि लेबर कोड क्या होता है, लेबर कोड क्यों बनाया गया है, और क्यों गवर्नमेंट ने लेबर कोड बनाया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फायदा क्या है, कितने प्रकार के लेबर कोड है. तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आप लेबर लॉज पढ़ोगे, कानून पढ़ोगे, तो लेबर लॉज के हिस्ट्री और अब उनका कोड में जो उनको एस्टैब्लिश करा गया है, क्या रीजन है. सो लेबर कोड के बारे में जानना जरूरी है. राइट. अभी दिस इज यूनिट नंबर 2 इन लेबर लॉ. लेबर लॉ वाला जो पार्ट है, पार्ट बी, उसमें ये दूसरा यूनिट है, लेबर कोड, इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. जितने भी लेबर लेजिस्लेशन है उनको इवैल्यूएट करा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि क्यों बनाई गई है लेबर लेजिस्लेशन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लेबर कोड. तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ विच इज पार्ट बी ऑफ योर SBIL, उसका ये यूनिट नंबर 2 है. तो ये पूरा चैप्टर हम करेंगे अच्छे से और अच्छे से बात करेंगे. इस चैप्टर में ना 4 प्रकार के लेबर कोड है. इस चैप्टर में नहीं, वैसे ही 4 प्रकार के लेबर कोड है और उनके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा गया है इस चैप्टर में. तो क्वेश्चन उसमें से ही आ सकता है, जैसे आपको बोला जाए कोड ऑन वेजेस के बारे में बताइए, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताइए. 4 प्रकार के कोड है ना, उसमें से किसी कोड के बारे में आपसे पूछ लेगा. तो हमें लर्न करना है, कुछ बातें लर्न भी तो करनी है ना, कि कोड ऑन वेजेस में क्या बातें करी गई हैं, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या बातें करी गई हैं. राइट. तो अभी वो बातें लर्न करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ PPT, पिक्चर्स फॉर यू, सो दैट आप वो जब पिक्चर्स देखो और आपको याद रहे कि हाँ क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो सारे कोड्स में बात करी गई है. या एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि चारों लेबर कोड्स को एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना. या आपसे इजी क्वेश्चन आ जाए, क्या नीड थी लेबर कोड की, लेबर कोड क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स हमें समझना है कि जितने भी लेबर लेजिस्लेशन है, मतलब देखा जाए तो 50 से ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेशन है और स्टेट लेजिस्लेशंस भी काफी हैं हमारे देश में जो लेबर लॉ से रिलेटेड है. लेजिस्लेशन तो समझते हैं ना, कानून. तो लेबर लॉ, लेबर से रिलेटेड जितना भी लॉ है दैट इज बी इनैक्टेड बाय लेजिस्लेशन. एक्ट हैं काफी सारे, वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, तो बड़े प्रकार के एक्ट हैं. ठीक है, आपके कोर्स में सारे एक्ट नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू लेबर लॉ. अब क्या है ना, इतने एक्ट होने के बावजूद, मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हम लोग देखते आ रहे हैं, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस लेबर लॉ काफी अमेंड हुए हैं और काफी लेबर लॉज बनाए गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लेबर. मतलब आप जितने भी कानून पढ़ लो, आपको एक ऑब्जेक्टिव सुनाई देगा कि ये लेबर के बेनिफिट के लिए, ठीक है. पर लेबर का बेनिफिट देखा नहीं जाता, बहुत ज्यादा जगह पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन तो है पर अच्छे से हो नहीं रही है मैनेजमेंट. राइट. तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे गए हैं, मतलब कानून बना हुआ है पर वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा. कमिटीज बनाई गई हैं पर उनकी वर्किंग कुछ नहीं है. ठीक है, चीजें आ रही हैं सामने, रूल्स बनाए जा रहे हैं पर उनका अगेन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. तो बहुत सारे कानून है और ये सारे कानून ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी लाते हैं. जैसे एक बात बताओ, अभी तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी क्लासरूम में 5 टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स हैं आपके, ठीक है ना. अभी एक टीचर बोले कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाऊंगी, ठीक है. उनके हिसाब से स्टूडेंट्स कौन है, जो उनके सामने बैठे हैं.
दूसरे सब्जेक्ट का टीचर बोले मैं स्टूडेंट्स को ना पीपीटी से पढ़ाऊंगी, और उनके हिसाब से स्टूडेंट्स कौन है, जो सामने भी बैठे हैं और जो ऑनलाइन भी है। ऐसे ही हर टीचर के ना हिसाब से स्टूडेंट की डेफिनेशन ही अलग है। मतलब स्टूडेंट भी कंफ्यूज है कि सब्जेक्ट ए में मैं वैलिड स्टूडेंट हूँ, सब्जेक्ट बी में तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बी की टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट को ले नहीं रही। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। वो कहेंगे कितना हौश पौश है, कोई टीचर के हिसाब से ये मेथड है, कोई टीचर के हिसाब से वो मेथड है। तो बहुत सारे लेबर लेजिस्लेशंस में भी ये चीजें देखी गई। वर्कर्स की डेफिनेशन अलग है, किसी पे एप्लीकेबल हो रहा है कोई एक्ट, किसी पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो जिस ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि लेबर लेजिस्लेशंस लॉ जो लेबर से रिलेटेड लॉ है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो अगेन वो अच्छे से लेबर को बेनिफिट नहीं दे रहा। अभी कोई चीज बनी है लेबर के बेनिफिट के लिए और उसकी इनइफेक्टिवनेस बोलो या अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उस लैकिंग की वजह से बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा है? क्या फायदा है इतने सारे सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट होने के बावजूद? फायदा नहीं मिल रहा लेबर को। लेबर अभी भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लेबर को अभी भी मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, अभी भी डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं लेबर, अभी भी वो सारी चीजें वैसे नहीं हो रही है जैसे कानून में लिखी हैं। देन व्हाट इज द यूज, राइट? सो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से देखी गई, एनालाइज करी गई, और जितने भी लेजिस्लेशंस है, कानून है, एक्ट है लेबर को लेके, उनको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ठीक है ना? जैसे तुम्हारा वार्डरोब है, अभी तुम्हारे अलमीरा में कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े हैं, ठीक है। अभी बेशक तुम इतनी गाली खाते हो अपनी मम्मी से कि कपड़े समेट लो, ये कर लो, पर हम तो नहीं करते, हमारी अलमीरा तो ऐसी ही है। मतलब मेरी तो आज भी ऐसी ही है। मतलब मुझे सिर्फ आंखों से पता है कि हाँ ये कपड़ा वहां फंसा होगा, एंड मतलब बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। ये मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आया कि ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो ऐसे अनऑर्गेनाइज हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी आपके अब शायद कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हमारी अलमीरा तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, अब जिनकी ऑर्गेनाइज्ड है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी? यहाँ पे घर पहनने के कपड़े, यहाँ बाहर पहनने के कपड़े, वहां पे कई वेडिंग्स पे या पार्टीज में पहनने के कपड़े, ये फ्रेंड्स के साथ, मतलब डिवाइड है ना? तो ऐसे जब ऑर्गेनाइज होती हैं चीजें तो उनकी एक इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो लेजिस्लेशंस को ये मत समझना वार्डरोब वाले कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट आया, प्लीज आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट? सो लेजिस्लेशंस को ऑर्गेनाइज करा गया 4 पार्ट्स में, जिनको बोला गया लेबर कोड। ठीक है ना? और यही चारों लेबर कोड हमने पढ़ने हैं डिटेल में, इनके फीचर्स पढ़ने बेसिकली कि हर एक लेबर कोड का क्या फीचर है। ठीक है ना? पर उससे भी पहले हम ये पढ़ेंगे कि लेबर कोड कैसे आया, उसका नीड, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, ये सारी बातें पढ़ेंगे। और लेबर कोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में विच इज इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, ये जो यूनिट है तुम्हारा, ये तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से सेकेंड यूनिट है लेबर लॉ का, पार्ट बी का। प्लीज जरा किताब खोल के उसको ये मत बोलना लेसन नंबर 2 तो नहीं है, मैम तो झूठ बोल रही थी। लेबर लॉ पार्ट बी, आपके एसबीआईएल के पार्ट बी जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉज है उसका सेकेंड यूनिट है ये, इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड, राइट? So I think I made myself very clear to you that what we are doing. Let's talk about introduction. The law relating to labor and employment in India is primarily known under the broad category of industrial law. That we agree कि जितना भी लेबर लॉ है वो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के अंडर आता है। जितना भी कानून है जो लेबर और उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है इंडिया में, दैट इज अंडर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. Industrialization is considered to be one of the key engines to support the economic growth of any country. डू यू अग्री विद दिस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी? डू यू अग्री विद दिस? यस मैम, वी अग्री। बिकॉज आप सोचिए कि ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो काम करती हैं, ठीक है ना, बिजनेस करते हैं, इनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो लेबर जरूर होगी। देखा जाए तो लेबर मतलब जो हम मानते हैं कि एक्सप्लॉइटेड रहते हैं, मतलब उनके साथ काफी एक्सप्लॉइटेशन होता है व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ वेजेस, गिविंग देम लीव्स एंड गिविंग देम देयर राइट्स। ठीक है, ये लेबर जब काम करती है, कुछ बनाती है, उससे जब बिजनेस होता है,
बिजनेस बढ़ता है तो उससे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो सोचा जाए तो अगर किसी जैसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चैप्टर भी करेंगे, किसी भी प्रकार का जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखा जाता है ना, अब आपके हिसाब से छोटी बात है कि अरे क्या हो गया, स्ट्राइक पे चले गए, तो कौन सी बड़ी बात है वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, पर यही वर्कर की पावर तब समझ में आती है जब वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जैसे हमारी मेड छुट्टी पे चली जाती है, आपको पता है विंटर्स में तो जब मैं दुआ करती हूँ ना कि मेरी तबियत ठीक रहे विंटर्स में, तो मेरी एक दुआ ये भी होती है कि उसकी तबियत भी ठीक रहे, क्योंकि अगर उसकी तबियत खराब हो गई तो मेरी तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी, राइट। सो एनीवे, लेबर का सबसे जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो स्ट्राइक में पता चलता है जब कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है। Industrial dispute is not a dispute in any one factory. Industrial dispute मतलब उस इंडस्ट्री में डिस्प्यूट स्ट्राइक हो रहा है, मतलब कॉटन इंडस्ट्री है तो मतलब सारी कॉटन एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्रीज है, वहां पे स्ट्राइक हो रही है या वर्कर को दिक्कत है, ठीक है ना। तो जब एक पूरी इंडस्ट्री, चलो कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, अब कॉटन है, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है, कॉटन एज अ फिनिश प्रोडक्ट भी यूज होता है ना, हम यूज करते हैं ना कॉटन, मतलब कितनी जगह यूज होता है, जरा सोच के देखिए, एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर इस इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट हो गया, स्ट्राइक पे वर्कर जा रहे हैं, चीजें ऐसे उथल पुथल हो रही है, तो उससे और कितनी सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी, बिल्कुल अफेक्ट होंगी। और ये चीज अगर लंबे समय चली गई तो डेफिनेटली ये कंट्री के जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकती है। तो सोचो एक मुद्दा, अब अभी कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो जब बड़ा हो जाएगा तो कहां तक इफेक्ट कर सकता है। वही चीज जब अच्छी चलेगी तब भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इफेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, राइट। तो आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। ये समझना जरूरी है। जब तक आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे कि लेबर कोड क्यों बनाए गए हैं, राइट। A plethora of labor laws have been established to ensure elevated health, safety and welfare of worker। तो कह रहे हैं कि बहुत कानून बनाया गया लेबर के लिए, बहुत, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट्रल लेवल पे, मतलब सेंट्रल एक्ट, एक होता है सेंट्रल एक्ट, एक स्टेट लेवल पे स्टेट लॉ, तो सेंट्रल लॉ 50 से ऊपर है, स्टेट लॉ इतने अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं to protect workers against oppressive terms as individual worker is economically weak and has little bargaining power। कह रहे हैं इतना मजबूत कानून बनाया गया लेबर के लिए क्योंकि लेबर अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाते हैं, ना ही उनके बार्गेनिंग पावर होती है। बार्गेनिंग पावर समझते हैं, बोलते ना beggars are not choosers, right? So I am not saying laborers are beggars. What I'm trying to say is it's a phrase, एक term है जो बोलते हैं, जैसे my daughter say I'm a beggar, I'm not a chooser, whatever you have cooked I have to eat, I don't have a choice। So ऐसा होता है कि जो लेबर है वो एक एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट है, वो आवाज नहीं उठा पाते हैं, उनके they get what is being given to them, they can't really, they're economically weak segment, right? So to encourage and facilitate the worker in the organization and to deal with the industrial dispute and social insurance, labor welfare, there are a lot of laws. There are plethora of laws that are seen in our country, that are very much functioning in our country, right? So what is about code? The Second National Commission on Labor has recommended that existing labor laws should be grouped into 4 or 5 labor code on functional basis। कह रहे हैं वेजेस को लेके इतने सारे एक्ट हैं, ठीक है, तो जितने भी सारे एक्ट हैं उनको एक पर्टिकुलर कोड के अंडर ले आओ, मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस भी बच्चा पढ़े, मिनिमम वेजेस भी पढ़े, मतलब अब वो वेजेस को लेके 5-6 लॉ अलग अलग पढ़े, उसमें भी कंफ्यूजन है, किसी में वर्कर की डेफिनेशन कुछ है, किसी में वर्कर की डेफिनेशन कुछ और है, तो दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड दैट क्रिएट्स बेसिकली इनइफेक्टिवनेस, राइट। तो इतना जब लॉ बनाया गया है देश में लेबर को लेके एंड पर उसकी इफेक्टिवनेस क्यों नहीं दिख रही है, तो कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर लॉज हैं इतने सारे, उनको कैटेगराइज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सेकंड नेशनल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि 4 या 5 लेबर कोड में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। जैसे वेजेस जैसे टॉपिक को ले लिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रिस्पेक्टिवली, बाय सिंप्लीफाइंग एंड अमालगमेटिंग। सिंप्लीफाइंग मतलब सिंपल कर दिया, अमालगमेटिंग मतलब इकट्ठा, मतलब जितना कानून वर्कर वेजेस को लेके वो वेजेस के अंडर आ जाओ, जितने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात करें वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंडर आ जाओ। तो डिवाइड करने से क्या है ना, एक चीज चलेगी वेजेस को लेके,
एक चीज, मतलब अगर मैं आपको कोड ऑन वेजेस अब पढ़ने बैठोगे ना, बहुत बड़ा है कोड ऑन वेजेस, आपके कोर्स में इतना बड़ा नहीं है, आपको तो बस मैं जितने भी लेबर कोड है उसके फीचर्स कराऊंगी क्योंकि आपके मॉड्यूल में है, बट अगर आप पढ़ने जाओगे हर एक कोड को तो बहुत बड़ा है कोड, ठीक है, सारे कोड, मैं कोड ऑन वेजेस नहीं कह रही, सारे कोड बहुत ज्यादा डेप्थ में, पर हमें डेप्थ नहीं पढ़नी, हमें इस चैप्टर में लेबर कोड उनके बारे में एंड देन हर एक कोड के फीचर्स बताए गए हैं, राइट। तो जितने भी कानून है उनको कंसोलिडेट करा गया है और डिवाइड करा गया लेबर कोड में। तो आप समझ रहे हो ना कोड का मतलब क्या है, चलो लेबर तो तुमको समझ में आ रहा है, लेबर कोड का मतलब क्या है, कोड इज अ बेसिकली अगेन अ रिटन कानून जो बेसिक जो कंसोलिडेट कर रहा है कुछ बाकी कानूनों को, तो कोड में डिवाइड कर दिया गया, इट इज अगेन अ लिस्ट ऑफ रूल्स लॉज, राइट। तो कोड का मतलब है किसी भी चीज को कोडिफाई कर देना, कोडिफाई मतलब एक सुनिश्चित कर देना कि ये चीज है और ऐसे चलेगी, ठीक है। तो अभी जैसे कोड ऑन वेजेस है, मैं एक एग्जांपल ले लूं वेजेस का, तो जितने भी लॉ है जो वेजेस को लेकर है वो कोड ऑन वेजेस के अंडर आ जाएंगे, जितने भी कानून है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अंडर आ जाएंगे। तो उससे क्या है, एक्ट अलग अलग नहीं बिखर रहा, इकट्ठा कंसोलिडेट कर दिया गया है, राइट। हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉस, International Labour Organization ILO is one of the first organization to deal with labor issues. तो ILO इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, लेबर इश्यूज को अक्रॉस द वर्ल्ड देखता है। ILO was established as an agency of League of Nations followed by the Treaty of Versailles which ended World War I। क्योंकि World War I के अंत में काफी देखा गया कि लेबर मतलब अपर कास्ट फिर भी सरवाइव कर गए, लेकिन जो लोअर कास्ट है लेबर का लेवल है वो बहुत ज्यादा सफर करे गए हैं। तो उस समय देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ILO एस्टैब्लिश करा गया कि जितने भी लेबर इश्यूज है अक्रॉस द वर्ल्ड हैंडल होंगे इस लेवल पे। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लेबर यूनियंस ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ मेनी नेशंस एंड इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन ग्रेट ब्रिटेन द व्हिटले Four Commission, a subcommittee of Reconstruction Commission, recommended in July 1980 final report that industrial councils be established throughout the world. एक बात बताइए, वॉर से क्या होता है, नुकसान होता है। वर्ल्ड वॉर वन के अंत में ऐसा देखा गया कि सबसे जो एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट हो गया वो लेबर यूनियंस, लेबर लेवल, उनको तो मतलब एक समझिए कि काफी ज्यादा हिट, एक होता है ना नॉट दैट हिट, मतलब जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड सेगमेंट है वो लेबर देखा गया। और इवन आप जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ये महसूस हुआ, सारे नेशंस ने महसूस किया कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इंडस्ट्रियल लॉज बनाने चाहिए जो किसके हित के लिए हो, लेबर। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे किसका जन्म हुआ, ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। India is the founder member of ILO, which is a very good thing and has been actively contributing to the global policy for labor welfare. ILO, which came into existence in 1919 and has been permanent member of ILO governing body since 1922. At present, ILO के 187 members हैं. A unique feature of ILO is tripartite character. But at every organization, government are associated with two other social partners, namely workers and employers. मतलब बेसिकली गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, सो ट्राइपार्टाइट समझते हैं जहां पे तीन पार्टीज होती है। तो क्या कह रहे हैं, ILO की सबसे खास बात ये है कि ये ना ग्राउंड लेवल पे जाके ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट के बारे में बात करता है कि देयर शैल बी अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन, the labor and the employers who are employing labor. So tripartite agreement के हिसाब से गवर्नमेंट जैसे कानून बनाती है, एम्प्लॉयर को फॉलो करने और लेबर के हित में कानून बनाए जाते हैं ताकि लेबर प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ILO में 187 मेंबर है, इंडिया फाउंडर मेंबर था, इंडिया अभी परमानेंट मेंबर बन चुका है 1922 से। अच्छा, अब ये सारी बातें मैम एग्जाम में लिखनी है, नहीं लिखनी, पूछ भी नहीं रहा आपसे, लेकिन आपको समझनी है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं मैम आप ना सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वाई आर यू टेकिंग इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ एनी एक्ट और
एनीथिंग दैट इज नॉट कमिंग इन एग्जाम। एक बात बताओ, ये एग्जाम में तुमको नहीं पूछ रहा व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ILO और व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लेबर और समथिंग, बट एक बात बताइए, आपको जब तक एक बेसिक नींव नहीं पता चलेगी तो आप क्या समझेंगे आगे? फिर तो आप बस क्रैमिंग करके एग्जाम में जाओगे, रट के जाओगे, फिर बोलोगे मैम हमसे तो याद नहीं हो रहा। कैसे याद होगा? जब तक एक चीज के बारे में नहीं पता उसको कितना हद तक याद कर लोगे? टेम्पररी याद रहेगा, राइट? चलिए, how labor codes were formed. The brainstorming on labor code were fast tracked when the GST as one nation one tax was made applicable in the country with consensus and aligned with motto of सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो जब GST आया था हमारे देश में तो लेबर कोड की भी जो एक लेबर कोड ऐसा नहीं है कि अभी बोला गया था, अभी अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है कि लेबर कोड आना चाहिए, बहुत पुराने से चलता आ रहा है कि कोडिफाई करो लॉ को, पर कभी भी किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में देखा नहीं गया कि लॉस को कोडिफाई करा गया, राइट? बट आफ्टर GST द बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत आगे बढ़ाया कि लॉज, लेबर लॉज जो इतने टाइम से पेंडिंग है कोडिफाई होने के लिए, उनको भी कोर्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एंड एक मोटो रखा गया, जैसे GST का रखा गया वन नेशन वन टैक्स, यहाँ पे लेबर लॉज के लिए रखा गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, अब ये हमें याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें? सबका साथ, किसी का साथ मिलेगा तभी विकास होगा, विकास बढ़ेगा तो विश्वास भी बढ़ेगा गवर्नमेंट पे। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बाय टेकिंग फॉरवर्ड दिस प्रोग्रेसिव थिंकिंग द रिफॉर्म्स इन लेबर लॉज वर आल्सो स्पीडेड अप। Extensive discussion were held before initiation of labor reforms by Ministry of Labor and Employment। तो आपको पता है हमारे देश में मिनिस्ट्रीज है जो अलग अलग क्षेत्र पे काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसी कोड को आगे बढ़ाते हुए काफी डिस्कशंस और मतलब काम शुरू कर दिया कि जैसे जीएसटी भी कोई आज का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि जीएसटी नया नया आया, जीएसटी के बारे में भी बहुत सालों से पेंडिंग रही चीज है और उसके बाद वो आई, तो लेबर कोड्स को भी एक हवा दी गई कि अरे इसको भी बढ़ाना है, मतलब जो चीज ने समय से पेंडिंग थी। इनिशियली एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी द मिनिस्ट्री अपलोडेड ऑल ड्राफ्ट लेबर कोड ऑन इट्स वेबसाइट फॉर स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक कंसल्टेशन। मतलब जितने भी एम्प्लॉयर्स या वर्कर्स यूनियन है, लेबर यूनियंस है अक्रॉस द कंट्री, वो इन लेबर कोड्स को देख ले, पढ़ ले। During 2015 to 19, the ministry organized 9 tripartite discussions। मतलब 9 डिस्कशन हुई। ट्राइपार्टाइट मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और लेबर यूनियन की, ठीक है, इन विच सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वर इनवाइटेड टू गिव देयर ओपिनियंस, राइट? All the 4 bills were examined by parliamentary standing committee which gave the recommendation to the government। अभी क्या यहाँ पे बोला गया कि आफ्टर GST 2015 से 19 के बीच में ना बहुत ज्यादा इनिशिएट करा गया कि लेबर कोड भी फॉर्म होने चाहिए जो बड़े समय से पेंडिंग रहे हैं। तो उसके लिए 9 डिस्कशंस, 9 अलग अलग समय में मीटिंग करी गई। उस मीटिंग में कौन कौन थे? ट्राइपार्टाइट, 3 प्रकार की पार्टी से की गई थी, एक जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, एक जो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव थे और एक जो लेबर यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव से। तो उन्होंने काफी डिस्कशन करा, गवर्नमेंट को सबमिट करा, सारे तुम्हारे कोड अच्छे से पढ़े गए। In order to codify 29 central legislation, the Ministry of Labor and Employment submitted 4 labor codes। 29 central legislation, state legislation, मतलब जो इतने सारे जो 50 से ऊपर लेजिस्लेशन पहुंचे हुए हैं उनको कोडिफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने 4 लेबर कोड को प्रपोज करा। While the code on wages 2019 was approved by Parliament, the Standing Committee on Labor was asked with handling the 3 other bills। All the other 3 bills Standing Committee delivered its report and in September 2020, मतलब सिर्फ code on wages 2019 में हुआ, बाकी सारे 2020 में हुए। 2020 मैम, 2020 में कुछ हुआ भी था, मतलब कुछ प्रगति भी हुई थी। ऐसे हमने तो 2020 सुनते ही हमें कोरोना वायरस याद आ जाता है। बट एनीवे, दैट वाज अ वेरी टेरेबल एंड यू नो वेरी डिफिकल्ट टाइम which nobody will ever forget that year, I suppose। So please remember this कि लेबर बिल्स जो थे, जो काफी समय से पेंडिंग थे, 2019 में वेजेस वाला कोड ऑन वेजेस पास हुआ, उसके बाद बाकी 3 कोड पास हुए। अच्छा, अब ये आपको तो पता ही है कि पहले एक चीज जब पार्लियामेंट में जाती है वो बिल होती है एंड देन इट बिकम्स एक्ट, राइट? तो आपने मैम ये कोड का नाम क्यों दिया गया? इसको एक्ट
क्यों नहीं बोल रहे? अरे एक बात बताओ, जितने एक्ट हैं उनको उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसको कौन सा एक्ट का नाम देंगे? तो इसको कोड बोला गया। कोड मीन्स that is containing that contains all the related acts। रिलेटेड जैसे कोड ऑन वेजेस में क्या है, वेजेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट है वो कोड ऑन वेजेस में है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या है, जितने भी ऐसे एक्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में है। तो यहाँ देखिए कोड्स को याद कैसे करें। सबसे पहले अच्छा, कोड्स को याद करने के लिए पहले यहाँ पे देखिए वेजेस, लेबर काम किस लिए करते हैं मैम? वेजेस के लिए। ये देखिए कोड ऑन वेजेस सिर्फ यही 2019 में आया है, ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ कि लेबर जब काम करने आता है किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे पैसा मिले, है ना। आपको पता है कि लेबर जिनका इतना इकोनॉमिक नेसेसिटी रहता है हमेशा, तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें वेजेस मिले। मैं कोड्स को याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि बिल्स बनाए इस लॉजिक से गए हैं, नहीं। वेजेस, कोड ऑन वेजेस। उसके बाद वर्कर को एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा चाह होती है, वो है उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ। आगे पैसा कमाने, पर पैसा कमाना अपनी जान के बदले तो नहीं देना ना, तो अपनी सेफ्टी हेल्थ बहुत जरूरी होती है वर्कर को। उसके बाद वर्कर चाहता है कि मेरा भी वेलफेयर हो, मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी सेफ्टी भी है, मेरा हेल्थ भी ठीक चल रहा है, अब मैं आगे बढ़ाऊं, अपनी जिंदगी में प्रगति करूं, वेलफेयर करूं, राइट। और इन सब चीजों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। जहां पे डिस्प्यूट आ गया वहां नौकरी छूट जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, तो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर तो गया, राइट। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए। पहला हमने क्या बोला, वेजेस। फिर हमने कहा कि सेफ्टी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्कर के लिए, ठीक है। फिर हमने बात करा कि वर्कर चाहता है कि उसको सिक्योरिटी रहे, कि ये सब चीजें चलती रहे, वेलफेयर हो उसका। उसके बाद इन सब चीजों को प्रोटेक्टेड रखने के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिलेटेड भी चीजें होनी चाहिए। तो प्लीज ये 4 लेबर कोड्स याद रखिएगा। कोड ऑन वेजेस 2019, इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसका एक्रोनिम बनाते हैं OSHWC, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। मैंने नहीं बनाया, ये एक्रोनिम है इसका। देखो कोई चीज सेफ होगी तभी तो हेल्थ रहेगी ठीक, और हेल्थ ठीक रहेगी तो वर्किंग कंडीशन, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। उसके बाद हमारा है सोशल सिक्योरिटी कोड, क्योंकि देखो लेबर ना बड़ा इनसिक्योर रहता है कि वो कह रहे हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, आज तो हमारी हेल्थ ठीक है, लेकिन हम इतना पैसा जोड़ नहीं पाते कि कल को हम भी प्रगति कर सके, है ना, डेवलपमेंट हो सके। तो सोशल सिक्योरिटी कोड। एंड देन जहां पे ये सब चीजें ठीक चलती रहे तो डिस्प्यूट कम होना चाहिए, तो वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसमें डिस्प्यूट्स और ये सब इन सबसे रिलेटेड एक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके कौन से 4 कोड्स हैं? कोड ऑन वेजेस कब आया था? 2019, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे सितंबर 2020 में आए थे। देन वी हैव OSHWC कोड 2020। देन वी हैव सोशल सिक्योरिटी कोड, and then we have our which code? Then we have our industrial relations code, and ये सारे के सारे कब आए थे? सितंबर 2020, एक्सेप्ट कोड ऑन वेजेस वो 2019 में आ गया था। Now let's talk about purpose of labor legislations. Labor legislation that is adapted to the economic and social challenges of the modern world of work fulfills 3 crucial roles. तो कह रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो लेबर लेजिस्लेशन है उनको 4 कोड में डिवाइड कर दिया जाए। यही बात हो रही है ना कि लेबर लेजिस्लेशन जो है उनको 4 कोड में डिवाइड कर दिया गया, और वो 4 कोड कौन से हैं? वेजेस वाला, OSHWC, योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, देन वी हैव आवर सोशल सिक्योरिटी कोड, एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, राइट। तो कह रहे हैं लेजिस्लेशंस को कोड में डिवाइड कर दो, पर ये लेजिस्लेशंस का पर्पस क्या है, क्यों बनाई जाती है लेबर लेजिस्लेशंस? पहला, एक तो लीगल सिस्टम रहता है जो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्टिव इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड देयरफॉर प्रोडक्टिव इकोनॉमी। आप इंडिविजुअल प्रोडक्टिव रहेगा, उसके रिलेशन प्रोडक्टिव रहेंगे अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो डेफिनेटली इकोनॉमी भी प्रोडक्टिव रहेगी। इसके बारे में प्रोडक्टिव कैसे रहेगी हमने बहुत चर्चा करी है कि कैसे एक लेबर सेगमेंट जो है, जो आपका लेबर जो होते हैं, अगर वो प्रोडक्टिव रहेंगे तभी तो
ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन का जैसे ही बात होती है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज लेबर। जैसे आप किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी की 3 फैक्ट्रीज हैं, तो आपको लेबर लॉ पता होना चाहिए। मैं अपने आप को ही मार रही हूँ। लेबर लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेबर लॉ इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एंड देयरफॉर प्रोडक्टिव इकोनॉमी। लेबर लॉज जो होते हैं ना, वो एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक रोड मैप की तरह देते हैं कि अगर आपको लेबर को क्या प्रोवाइड करना है, लेबर आपको दिक्कत हो तो आपको क्या करना है। सो एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एज अ रोड मैप कि आपको अगर अपने काम करने हैं तो आपके ये सारे कानून है, ये सारे चीजें हैं जो आपके बेनिफिट के लिए आपको दी जा रही है। ये क्लियर कांस्टेंट रिमाइंडर और गारंटी देते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के। ये कौन, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? लेबर लेजिस्लेशन। तो जितनी भी लेबर लेजिस्लेशन हमारे देश में, जो लेबर लेजिस्लेशन मतलब वो कानून जो लेबर से जुड़ा हुआ है, वो एक 3 मेजर रोल्स निभाते हैं। लीगल सिस्टम देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं लेबर को, और उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल कि कैसे उनको एक ब्रॉड सोशल एक्सेप्टेंस मिली जाए, एक प्रोसेस स्टैब्लिश करा जाए कि ये प्रिंसिपल्स और राइट्स को कैसे इंप्लीमेंट और इन्फोर्स कर सकते हैं। अभी तुम्हें मैं एक राइट दे दूं, ठीक है, मैं तुम्हें बोलूं कि तुम बच्चे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और फोन नंबर ही नहीं दूं, तो आप कहोगे मैम मतलब ठीक है आपका दिमाग, मतलब कैसे कॉल करेंगे? आपको हमें एक्सेस तो पता नहीं, नाम है आपका, इंस्टाग्राम हैंडल पता है, नाम है आपका, नंबर पता है, हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट टू यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि अगर आप किसी को कोई राइट दे रहे हो तो उसके एनफोर्समेंट के लिए भी आप उसको प्रोसेस बताओ, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू लेबर कोड। तो अभी जितने लेजिस्लेशन है हमारे 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन, देन हमारे स्टेट लॉज, जो इतने सारे हमारे लेजिस्लेशंस हैं, हमारे एक्ट हैं, ये एक्ट वो एक्ट, इतने सारे एक्ट जो हमारे हैं, उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से 4 कोड्स, समझ गए ना? कौन से 4 कोड हैं? कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, अच्छा ये तो मैं तुम्हें शुरू से बता रही हूँ कि भैया क्लैरिटी रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन है टर्मिनोलॉजी की। मतलब अगर मैं वेजेस से रिलेटेड एक्ट देखूं तो हर एक्ट में आपके अलग अलग वर्क का डेफिनेशन, हर एक्ट में वेजेस की अलग डेफिनेशन। बच्चा पढ़ता है वो भी बोलता है कि मैम वेजेस की डेफिनेशन उसमें तो ये बोल रहा था, इसमें तो ये बोल रहा है। तो चीजों की ना स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है लेबर कोड में, कंसिस्टेंसी रहती है, नेसेसिटी पे एम्फसाइज होता है, और एक लेबर लेजिस्लेशन यूनिटी की तरह काम करता है कि हाँ भाई जितने वेजेस को लेके बातें हैं वो कोड ऑन वेजेस में लिखी हुई हैं, अलग अलग एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटिंग लेबर लॉस, कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना लेबर लॉस को, ठीक है, जो इतने कॉम्प्रिहेंसिव है, इतने डिटेल में है कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज ना समझ में नहीं आती, उसकी वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। अभी जैसे मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूं, पूरे 4 महीने का टाइम टेबल बना दूं, 1 फरवरी को ये करोगे, 2 फरवरी को ये करोगे, 3 को पूरा टाइम टेबल बना दूं, हमें अपने कल का नहीं पता, हम 4 महीने का टाइम टेबल बना के चुके हैं। तो हालांकि आपने बहुत समय लगा दिया इसको बनाने के लिए, बहुत दिमाग लगा लिया, पर उसकी इफेक्टिवनेस कैसे होगी? आपको लगता है एज अ पर्सन इट इज पॉसिबल टू बी एज टाइम टेबल एज स्ट्रिक्ट एज यू हैव मेड ऑन अ पेपर? यू थिंक इट इज वाइबल? नहीं। प्रैक्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनकी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन जरूरी है। 4 codes on wages, industrial relations, social security, occupational safety were introduced in parliament as a national commission on labor laws. national commission on laws जो जैसे सेकंड कमीशन ने इनिशिएट करा था, फिर नेशनल कमीशन ने इसको आगे बढ़ाया कि यस लेबर कोड्स होने चाहिए, ये चारों लेबर कोड बताए गए हैं। इन कोड्स के फीचर क्या है? मतलब 4 लेबर कोड है, इन चारों लेबर कोड के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन इन लेबर कोड्स के क्या फीचर्स हैं? इस पेन का क्या फीचर है? व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस पेन? मैम ये प्लास्टिक का बना है, इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, इसका ये जो टच, ये जो इसका जो निब है ये नॉर्मल पेंसिल की तरह नहीं है, ये जो आप टच पैड पे लिखते हो और हमें दिखता है, इसका ये फीचर है। फीचर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसमें क्या बातें करी गई है, ठीक है। कभी भी ना वैसे तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर एग्जाम में आईसीएसआई ने दे दिया कि लेबर कोड के फायदे और फीचर बताइए। फीचर अलग बात होती है, फायदे अलग बात है। फायदे है कि हमें क्या फायदा मिलने वाला है, फीचर है कि इसमें क्या क्या देखा गया है।
Most labor rules are applicable to businesses larger than a particular size, typically 10 और above. तो जितने भी लेबर रूल्स हैं ज्यादातर आप देख रहे होंगे, आपने फैक्ट्रीज एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, चाइल्ड लेबर आपने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पढ़ा है, आपने जितने भी एक्ट पढ़ते हैं आपने देखा होगा जिस भी स्टैब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होना चाहिए, जिस भी स्टैब्लिशमेंट 20 या 20 से ज्यादा लोग हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होना चाहिए. तो लेबर लॉ हर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर काम कर रहा है. मतलब 10 से ऊपर वर्कर, मतलब कितनी सारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां 10 से ऊपर वर्कर काम करते होंगे, तो कितनों के ऊपर ये लग रहा है. तो इतने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लेबर लॉ लग रहा है, तो कंपनी साइज कुड ईज द बर्डन ऑफ कंप्लायंसेस for businesses. One would counter that all businesses should be subject to fundamental protection including pay, social security. Such size-based limits are still present in codes. कह रहे हैं लेबर कोड का एक फीचर है कि अभी भी एक साइज लिमिट बताई गई है लेबर कोड में कि ये इन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर ही काम करेगा. सिंपल अकाउंटेबल सिस्टम हो गया. कैसे? अभी मेरे ऊपर एक एक्ट लग रहा है वेजेस को लेके, ठीक है, दूसरा एक्ट नहीं लग रहा. तो अभी क्या है ना, मैं एक एक्ट तो फॉलो कर रही हूँ, दूसरा एक्ट फॉलो नहीं कर रही. जैसे सपोज मेरे ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, मेरे ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट लग रहा है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लग रहा है, पर मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नहीं लग रहा. सो आई विल बी सॉर्टेड कि हाँ भाई अब मेरे को ये कोड फॉलो करना है, मुझे अलग अलग एक्ट को ऐसा देखने की जरूरत नहीं है. जिसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत बार एम्प्लॉयर ना कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं लॉस की, जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है. तो कोड क्या करता है, एक सिंपल अकाउंटेबल सिस्टम देता है कि हाँ भाई अगर वेजेस से रिलेटेड बात है तो कोड ऑन वेजेस पढ़ो, अलग अलग एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. Government approval is required for establishment that employed 100 or more employees to close, lay off, or retrench. It has been suggested that this has made it harder for businesses to leave and interfered with the capacity to change their staff. This number is increased to 300 by Industrial Relation Code, and government is permitted to raise it by further notification. पहले बोला जाता था कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ऊपर लेबर है तो आपको ना ऑर्गेनाइजेशन बंद करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी. पर अब बोला गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 300 से ऊपर लेबर है तो परमिशन लेनी पड़ेगी. तो आपको नहीं लगता इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है? मतलब जहां पे कोई भी और वर्कर, जहां पे 100 वर्कर है, वो बंद कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, उनको हर चीज के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, लेकिन अब ये 100 से क्या कर दिया गया, 300. जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी थी लेबर लॉस की, जो इतने सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, वो बर्डन कम हो गया है, वो लेबर कोड्स में नहीं देखा जाता. ऑन द अदर साइड, लेबर एनफोर्समेंट apparatus has been unsuccessful due to weak enforcement, insufficient sanction, inspectors rent seeking behavior. Some of these issues are covered by different codes. जब आप कोड्स पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको चारों कोड हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आप देखोगे वहां पे इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें करी गई हैं और इतने बढ़िया बढ़िया रिफॉर्म्स आए हैं, जिससे जो पहले हर्डल हुआ करते थे कि जैसे इंस्पेक्टर्स, जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, हर एक्ट में इंस्पेक्टर के बारे में बात करी गई है, लेकिन कोड्स में बोला गया है दैट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स. मतलब वो इंस्पेक्शन करने तो आएंगे ही आएंगे, प्लस वो एज अ फैसिलिटेशन रोल भी करेंगे कि जैसे आपको एक्चुअल में आपको नहीं पता कि ये चीज कैसे होनी है, तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये नहीं सीधा आए पेनल्टी करिए और निकल गए वहां से, ऐसा नहीं. तो बहुत सारे बढ़िया रिफॉर्म्स हुए हैं लेबर कोड्स में. Contract labor is now used more frequently as a result of economic factors. Fundamental rights like guaranteed salaries have been denied to contract worker, पहले नहीं दी जाती थी. ये सारे issues कोर्ट्स ने एड्रेस करे हैं और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म लेबर, इन सब चीजों पे बात करी गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में. ये खाली इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के फीचर नहीं है, ये कोड्स के फीचर्स हैं. तो आपको बस बता रहे हैं कि अलग अलग कोड में ये फीचर देखे गए हैं. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बारे में बात हुई है कोड्स में, जो पहले ज्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं थे यूनियंस. लेबर रूल्स को सिंप्लीफाई करा गया, येट देयर आर सेवरल एरियाज वेयर दे फॉल शॉर्ट. एडिशनली द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है वो बात करता है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, जो वर्कर फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं, आउट वर्कर्स होते हैं. आउट वर्कर कौन होता है? जो काम तो फैक्ट्री का कर रहा है पर फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में नहीं कर रहा, बाहर कर रहा है. मतलब उसको काम दे दिया और बोला है घर जाके करो और ये कल तक काम ले आना, ऐसा. तो उन वर्कर्स को ना सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती थी, तो उसके बारे में भी बात करी गई है. डेलीगेट रूल मेकिंग अथॉरिटी के बारे में बात करी गई है कि कैसे एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी लेबर इश्यूज को एड्रेस करा जाएगा, ताकि जो लड़ाइयां हैं लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि इंडस्ट्रियल लेवल और नेशनल लेवल तक पहुंच जाए. तो उन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बात करी गई है. तो इन कोड्स के ये फीचर्स देखे गए हैं. फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, इक्वल पे इक्वल वर्क,
ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में भी बात करी गई है जहां पे आपके लेबर को इक्वल पे इक्वल वर्क, इनफैक्ट हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई इक्वल पे इक्वल वर्क की। लेबर लॉज में भी इस चीज को एम्फसाइज करा गया है दैट इक्वल पे शैल बी गिवन टू इक्वल वर्क। एडवाइजरी बोर्ड जो आपने काफी सुने होंगे, उनको और एनहांस करने की बात करी गई है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स यूनियन होने चाहिए। स्टेट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल स्टेट लेवल पे होने चाहिए। The boards will give their government advice on matters like setting minimum wages, expanding possibilities for women worker, etc., etc. Code outlines punishment also for offenses. और ये तो बहुत बढ़िया बात है, जब तक punishments नहीं होंगी तब तक सुधार कैसे आएगा। तो कोड्स में ना ये जो रेड आपके सामने हाईलाइट करा गया है, अगर आपको एग्जाम में आए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स seen in code or seen in labor codes, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर्टिकुलर कोड के बारे में नहीं पूछ रहा, जनरल क्वेश्चन है ये कि कोड्स में क्या क्या फीचर्स देखे गए हैं। कोड बहुत सिंप्लीफाइड है, कोड में डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करी गई, कोड में काफी पनिशमेंट्स के बारे में बात करी गई है, एडवाइजरी बोर्ड्स की फंक्शनिंग के बारे में बात करी गई है, कोड्स को और ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया गया है। तो ऐसे ये जनरल फीचर्स के बारे में बात हुई है लेबर कोड्स के, राइट। तो ये हमारे फीचर्स हैं लेबर कोड्स के। आप इसके जो हाईलाइटेड टर्म्स है प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसके बजाय आपसे पर्टिकुलर कोई कोड पूछ लेगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। आईसीएसआई बनाएगा पेपर तो आईसीएसआई को पता है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कोड ऑन वेजेस के फीचर्स बताओ, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के फीचर्स बताओ, तो आपसे पर्टिकुलर कोड के फीचर पूछ सकता है। मेरे हिसाब से अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आना है तो ये आएगा, राइट। लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ। लेबर कोड्स है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। चारों के फीचर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगी। अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेबर कोड के फीचर बताओ, कोई पर्टिकुलर लेबर कोड नहीं बोला, जनरल लेबर कोड के फीचर बताओ, तो सारे लेबर कोड्स में जो जो याद आए वो लिख डालना। इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू, राइट। लेकिन पर्टिकुलर लेबर कोड पूछ ले तो उसका भी हम फीचर्स कर लेंगे अगली क्लास में, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप लेबर कोड क्लियर हो गया आपका कि क्या है लेबर लेजिस्लेशन, क्या है लेबर कोड, क्यों बनाया गया लेबर कोड, इसके क्या फायदे मिले हैं गवर्नमेंट को, क्या फायदे देना चाहती है गवर्नमेंट, राइट। तो आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू यू। कितने प्रकार के लेबर कोड है वो आपको क्लियर हो गया और याद भी हो गया, आई एम श्योर। अब अगली क्लास में ना हम हर एक लेबर कोड के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हर एक लेबर कोड कितने प्रकार, कितने कोड्स हैं? पहले हम बात करेंगे मैम कोड ऑन वेजेस के बारे में, देन कोड ऑन वेजेस के बाद हम लोग सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बात कर लेंगे। उसके देखो इसका कोई वो मैटर नहीं करता कि हम कौन सा कोड पहले कर रहे हैं कौन सा बाद में कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सारे कोड्स के हम लोग फीचर्स अगली क्लास में करेंगे। एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है ना, राइट। देखिए आपको पता है ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि तो अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सारे कोड्स प्लीज ये इंट्रोडक्शन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। वीडियो करते हो, पीपीटी तुमको मिल जाती है तो उसको तुरंत कर डालो, 10 मिनट में कर लो। ये नहीं कि अभी हम अगले संडे करेंगे, ऐसे ऐसा नहीं, अभी 10 मिनट लगेगा तुमको ये पढ़ने में। मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ाया आपको, जितना पढ़ाया है उसको आधा घंटा मैक्सिमम, लर्न भी तरीके से करोगे, रिटर्न में भी कर लोगे तो आधा घंटा कर लो, ठीक है। क्योंकि अगला जब हम नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम हर एक लेबर कोड के फीचर्स करेंगे डिटेल में, राइट। तो आपको कम से कम इंट्रोडक्शन तो अच्छे से ध्यान होना चाहिए। वैसे आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि कितनी बार हम लोग चार्जर लगा देते हैं और फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं और चार्जर का बटन ऑन नहीं करते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। सोचो मैंने क्या करा, मैंने इसलिए बड़ी चीज करी, मैंने तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड कर रही थी ना, यही वाली, यही जो मैं तुमको पढ़ा रही रिकॉर्ड कर रही है ना मैंने, तुम्हारी अपलोड भी हो गई है ना। कल करी थी ये, कल मैंने क्या करा था, पढ़ाया तुम्हें 1 घंटा बढ़िया पढ़ाया, यही जो अभी पढ़ाया सेम पढ़ाया, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं करा। थैंक यू बोली, तुमसे बातें करी, फिर जब मैंने एग्जिट करा मैंने देखा ये तो रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही थी।
सोचो मुझे कितना गुस्सा आया हो, बहुत गुस्सा आया मुझे। मतलब दैट्स अ वेरी टेरेबल सिचुएशन, बट एनीवे क्या कर सकते हैं। फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड करा, मतलब इट वाज यस्टरडे लेट इवनिंग आई केम टू रिकॉर्ड एंड रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं था। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मैंने कहा मैं अब दोबारा नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स आपने एक पढ़ा लिया तो दोबारा कैसे करोगे। फिर मैंने आज मॉर्निंग में करा। मतलब सोच रहे हो ऐसा भी होता है। तो अब ना मैं बिल्कुल पहले चेक करती हूँ कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है, उसके बाद ही आई विल स्टार्ट। चलिए एनीवे, that is my part of negligence, not yours. So you have to be very efficient and effective, तभी हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे एग्जाम्स। अदरवाइज मेरे पढ़ाने का और तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इसको टाइमली रिवाइज नहीं करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट? सो बेटर डू दैट. So see you in the next class, students, with the features of labor codes in detail. We will study, we will understand, and we will learn also, right? Labor code. So I'll see you in the next class. Thank you so much.